बच्चों, आज हम स्वाति हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं के गद्य खंड की लघु विधाओं को पढ़ेंगे और समझेंगे। लघु विधाओं के अंतर्गत जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, डायरी, भेंट वार्ता और गद्यका। तो हमने पिछली कक्षा में रेखा चित्र तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लघु विधा। आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं गद्य खंड की लघु विधा यात्रा साहित्य। यह साहित्य की एक रोचक तथा मनोरंजन प्रधान विधा है। इसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरस तथा सुंदर वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में समर्थ ना हो, वे उसका मानसिक आनंद उठा सकें और घर बैठे ही उन स्थलों के प्राकृतिक दृश्यों, वहाँ के निवासियों के आचार, खान पान, रहन सहन आदि से परिचित हो सकें। यह विधा आत्मपरक, अनौपचारिक, संस्मरणात्मक तथा मनोरंजक होती है। कुछ यात्राओं द्वारा मनोरंजन के साथ साथ युगीन समस्याओं को भी उठाया गया है। इसमें लेखक अपनी यात्रा की कठिनाई संबंधों तथा उपलब्धियों का रोचक विवरण पाठकों के समक्ष रखता है। यात्रा साहित्य में लेखक को तटस्थ रहना आवश्यक है। यात्रा साहित्य की रचना की दृष्टि से राम नारायण मिश्र यूरोप यात्रा 6 मास, कन्हैया लाल मिश्र हमारी जापान यात्रा, विनय मोहन शर्मा का दक्षिण भारत की एक झलक यात्रा वृत्तांत पर्याप्त रोचक और ज्ञानवर्धक होने के कारण सफल यात्रा वृत्तांत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यात्रा वृत्तांत लेखक और रचनाएं: राहुल सांस्कृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र, रामधारी सिंह दिनकर देश विदेश और अज्ञे अरे यायावर, याद रहे रहेगा याद, अमृत राय सुबह के रंग, भुवनेश्वर प्रसाद भुवन आंखों देखा यूरोप। इसके बाद अगली जो विधा है वह है रिपोर्टाज। फ्रांसीसी शब्द रिपोर्टाज का अंग्रेजी के रिपोर्ट से गहरा संबंध है। रिपोर्टाज माने, रिपोर्टाज का अर्थ होता है रिपोर्ट। रिपोर्टाज में सूचना के अतिरिक्त साहित्यिकता भी होती है। रिपोर्टाज का संबंध वर्तमान से होता है, ये सूचनात्मक होते हैं। गद्य की इस विधा में किसी विषय का आंखों देखा या कानों सुना वर्णन इतने प्रभावशाली ढंग से किया जाता है कि उसकी अमिट छाप हृदय पटल पर अंकित हो जाती है। रिपोर्टाज में तथ्य वर्णन पर बल होता है, उसमें कलात्मकता पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस विधा का आरंभ शिवदान सिंह चौहान की लक्ष्मीपुरा से हुआ। रांगे राघव द्वारा बंगाल के दुर्भिक्ष एवं महामारी के बारे में लिखे गए रिपोर्टाज काफी मार्मिक बन पड़े हैं। इनका संकलन तूफानों के बीच नामक रचना में हुआ है। इस विधा में डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त का नाम भी उल्लेखनीय है। उपेंद्र नाथ अश्क के रेखा तथा चित्र नामक संग्रह में उनके रिपोर्टाज मिलते हैं। इस विधा के विकास में पत्र पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदी में रिपोर्टाज ने 35-40 वर्ष में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। फणीश्वर नाथ रेणु के बिहार की बाढ़ पर दिनमान में लिखे रिपोर्टाज बहुत मर्म स्पर्शी हैं। अगली विधा है वह है पत्र साहित्य। पत्र साहित्य अर्थात पत्र। पत्र साहित्य भी गद्य की एक सशक्त विधा है। कलात्मक पत्र ऐसी साहित्यिक विधा है जिसके द्वारा लेखक की भिन्न भिन्न साहित्यिक तथा सांसारिक भाव दशाओं, उनकी रुचियों, अभिरुचियों, उनके सामाजिक और वैयक्तिक संबंधों आदि का आश्चर्यजनक परिज्ञान होता है। पत्र साहित्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है: व्यक्तिगत पत्रों के स्वतंत्र संकलन, विविध विषय ग्रंथों में परिशिष्ट आदि के अंतर्गत संकलित पत्र तथा पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पत्र। प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह बेचन शर्मा द्वारा फाइल और प्रोफाइल, जीवन प्रकाश जोशी द्वारा संपादित बच्चन पत्रों में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा श्रीधर पाठक को लिखे हुए दुर्लभ पत्रों का जो संग्रह है, द्विवेदी के पत्र पाठक जी के नाम पत्र साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। हिंदी पत्र साहित्य के विकास में नागरी प्रसारणी पत्रिका, सरस्वती, धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, ज्ञानोदय, चांद साप्ताहिक, हिंदुस्तान, ज्ञानोदय,
चांद तथा प्रभा के अंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी में द्विवेदी पत्रावली, द्विवेदी युग के साहित्यकारों के पत्र, पिता के पत्र, पुत्री के नाम आदि रचनाएं उल्लेखनीय है। इस विधा के प्रवर्तन में बैजनाथ सिंह, विनोद बनारसी दास, जवाहरलाल नेहरू आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। अगली विधा है वह है डायरी। नित्य प्रति के जीवन की कुछ विशिष्ट घटनाओं के सुख दुखात्मक रूपों की मार्मिक स्थितियों को लेखक जब अपनी प्रतिक्रिया के साथ कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है तो डायरी साहित्य की रचना होती है। डायरी पत्र से भी अधिक निजी रहस्यों का उद्घाटन करती है। डायरी में लेखक अपनी शक्ति, दुर्बलता, क्रिया प्रतिक्रिया, संपर्क, संबंध, शत्रुता, मित्रता आदि का लेखा जोखा तथा विश्लेषण भी करता है। डायरी में तिथि, स्थान आदि का सत्य उल्लेख होता है। इसका आकार कैसा हो सकता है? छोटा अथवा बड़ा, विस्तृत दोनों प्रकार से हो सकता है। दोनों प्रकार का हो सकता है। यह स्वतंत्र रूप में भी लिखी जा सकती है। डायरी कैसे रूप में लिखी जा सकती है? स्वतंत्र रूप में भी लिखी जा सकती है, और कहानी, उपन्यास अथवा यात्रा व्रत के अंग रूप में भी। हिंदी में डायरी विधा के लेखन को आरंभ करने का श्रेय डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी की मेरी कॉलेज डायरी नामक रचना को है। इस विधा में रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, सुंदरलाल त्रिपाठी तथा मोहन राकेश के नाम महत्वपूर्ण हैं। ये हिंदी के श्रेष्ठ डायरी लेखक हैं। अगली जो विधा है वह है भेंट वार्ता। अब हम पढ़ेंगे कौन सी विधा? भेंट। जैसे कि भेंट वार्ता, भेंट वार्ता ने मिलना, वार्ता माने बातचीत करना, भेंट माने मिलना, मिलकर जो बातचीत की जाती है अर्थात साक्षात्कार। महान विचारक, दार्शनिक, कलाकार, साहित्यकार, राजनीतिक, वैज्ञानिक आदि से मिलकर लिए गए साक्षात्कार को व्यवस्थित गद्य में प्रस्तुत करना ही भेंट वार्ता, इंटरव्यू कहलाता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से पूर्व में ही निर्धारित किसी विशिष्ट विषय पर कुछ प्रश्न किए जाते हैं और प्राप्त उत्तरों को लिपिबद्ध रूप में जब प्रस्तुत करना ही हम उसको क्या कहते हैं? भेंट वार्ता कहलाता है। यह प्रश्नोत्तर शैली में लिखी जाती। कैसी शैली में? प्रश्नोत्तर शैली में। नाटकीयता इसका आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं? व्यक्ति से मिलकर बातचीत करते हैं। जिस व्यक्ति से भेंट की जाती है उससे संबंधित व्यक्तिगत जानकारियों व संबंधित प्रसंगों का उल्लेख कर भेंट वार्ता को रोचक बनाया जा सकता है। हिंदी में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार की भेंट वार्ताएं लिखी गई। यथार्थ में भेंट वार्ता में जीवित व्यक्ति से पूछे गए प्रश्न तथा उनके उत्तर रहते हैं, जबकि काल्पनिक भेंट वार्ता में प्रश्न और उत्तर लेखक द्वारा ही लिखे जाते हैं। पदम सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगा ने वास्तविक भेंट वार्ताएं लिखी हैं। राजेंद्र यादव तथा लक्ष्मी चंद जैन ने कल्पना के आधार पर क्या लिखी हैं? भेंट वार्ताएं लिखी हैं। इसके बाद आता है अगली जो विधा है वह है गद्य काव्य। क्या है? गद्य काव्य। गद्य काव्य गद्य तथा काव्य के बीच की विधा है। इसमें गद्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। इसका गद्य भी सामान्य गद्य से अधिक सरस, भावात्मक, अलंकृत, संवेदात्मक और तथा संगीतात्मक होता है। इसमें लेखक अपने हृदय की संवेदना की अभिव्यक्ति इस प्रकार करता है कि पाठक उसे पढ़कर क्या हो जाता है? रसमय हो जाता है। कैसा हो जाता है? रसमय। इस शैली में प्राय चमत्कारपूर्ण और कवित्वपूर्ण होती है। ये जो शैली होती है वो कैसी होती है? चमत्कारपूर्ण और कवित्वपूर्ण होती है, तथा विचारों का समावेश भी प्राय भावों के रूप में ही होता है। गद्य काव्य में प्रेम, करुणा आदि भावनाएं छोटे छोटे कल्पना चित्रों के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं। गद्य काव्य के लेखकों में वियोगी हरि तथा रामवृक्ष बैनीपुरी के नाम उल्लेखनीय है। इस प्रकार बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको गद्य खंड की जो लघु विधाएं थी ये यहाँ पर पढ़ाई। इसके पहले मैं आपको गद्य की प्रमुख विधाएं मैं पढ़ा चुकी हूँ, और आज यहाँ पर आपकी जो लघु विधाएं थी वो पूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार जो हिंदी का गद्य खंड है ये आपका यहाँ पर समाप्त होता है, पूरा होता है। अब आप इन विधाओं को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में और पूछी जाती हैं। तो बेटा आप लोग खूब ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़िए, समय
को समझिए और समय की कीमत को समझिए। बहुमूल्य समय है, इसलिए आप अपने समय को इधर उधर ना करें और जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए, और आप पढ़ रहे होंगे ऐसा मैं समझती हूँ, ऐसा मैं आपसे आशा भी रखती हूँ, और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।